हम हिस्ट्री शुरू किए हैं। आज का टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहाँ इसकी पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मिलता है। और स्टडी विथ नेहा द्विवेदी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक भी दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य, तो इसमें हमको चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक के बारे में आज हम जानेंगे। और इसमें से जो बेसिक है उसी से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसने चाणक्य का और नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इस सब से क्वेश्चन भी बने हैं कि मदद से मगध के नंद वंशीय घनानंद को हराकर मौर्य वंश का शुरुआत हुई। तो घनानंद को हराकर मौर्य वंश की शुरुआत हुई, और किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। अब इसका हम स्रोत देखेंगे, कहाँ से हमको मौर्य वंश का स्रोत मिलता है कि मौर्य वंश भी था। तो पहला तो साहित्यिक स्रोत है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र जरूर है लेकिन ये राज व्यवस्था से जुड़ा है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये राज व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। इसमें 15 अधिकरण में विभाजित है। ये भी क्वेश्चन बना है कि कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15। और इसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार कितने अंगों का वर्णन है? 7। कौन कौन से? राजा, स्वामी, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र मुख्य सूत्र के गद्य रूप मतलब संस्कृत में है। अगला स्रोत है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से क्या मिलता है? नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अगला स्रोत है इंडिका। मेगस्थनीज की इंडिका से मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। जस्टिन यूनानी लेखक ये रहे हैं। ये चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की, ऐसा इस बुक में हमको मिलता है। दीपवंश और महावंश ये सिंहली साहित्य है। इनके अनुसार क्या कहा गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था। तो ये सब। और अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं और लघु शिलालेख हैं, पृथक शिलालेख हैं और दीर्घ स्तंभ लेख हैं और लघु स्तंभ लेख हैं। तो इस सब से भी हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्टी जो है दाएं से बाएं, ये भी इसको भी ध्यान दीजिए। ब्राह्मी बाएं से बाएं, ब से बायां, ब से ब्राह्मी। खरोष्टी दाएं से बाएं। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा। बाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा। अब हम अशोक के कुछ शिलालेख देख लेते हैं। तो पहला शिलालेख है पशुवत निषेध है। दूसरा विदेशों में धर्म प्रचार एवं मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख। तीसरा है रज्जुक एवं युक्त की नियुक्ति एवं अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण का आग्रह। चौथा धम्मकेश का भेरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन। पांचवा धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा जन मामले के निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख। सातवां अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। आठवां बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। नवां सच्चे विधान एवं शिष्टाचार का वर्णन। 10वां अशोक के उद्यम का लक्ष्य धर्माचरण की श्रेष्ठता घोषित। 11वां धम्म के तत्वों का प्रकाशन। 12वां धार्मिक सहिष्णुता पर जोर। 13वां कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा। विदेशों में धम्म प्रचार। तो सबसे ज़्यादा इसमें 12, 13 और 5वां और पहला, दूसरा, तीसरा ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब हम देख लेते हैं 14वां में क्या है शिलालेख में। पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा अशोक के साम्राज्य को महाल के विजित की संख्या दी गई। स्तंभ लेख इसकी संख्या 7 है और ये 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। रामपुरवा, दिल्ली, टोपरा, लौरिया, नंदनंदनगढ़, लौरिया, अरेराज एवं कौशाम्बी।
कल जब हम इसका प्रशासन और इसका शिला कल के वीडियो में इसके बारे में सारा जानकारी रहेगा, मौर्य प्रशासन के बारे में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तो उसमें इस सब का बारे में डिटेल से बताएंगे। रामपुरवा और ये टोपरा, लौरिया, नंदन, ये सब के बारे में। आज सिर्फ जानिए कि कहाँ से हमको, कैसे हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख, ये लमगान इसका स्थान है। पुलेदारुन आरमाइक भाषा में लिखा गया है। शिला तक्षशिला, ये तक्षशिला में, ये भी आरमाइक में लिखा गया। कंधार इसका स्थान है। सारेकुना, ये भी अफगानिस्तान, ये भी आरमाइक लिपि में लिखा गया है। अशोक के लघु शिलालेख कहाँ कहाँ मिले? मध्य प्रदेश में रूपनाथपुर, गुर्जरा, बुधनी। उत्तर प्रदेश में अहरौरा, राजस्थान में बैराट, बाभरू, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, सिद्धपुरी, पाल की गुण और जंटिंग, रामेश्वर, गोमीमठ, सन्नति, माशकी। आंध्र प्रदेश में आरागुड, रजूर, मंडागिरी। बिहार में सहसाराम। और मौर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की जात एवं उसका वंश को लेकर बहुत ही विवादास्पद ये विषय रहा है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार ये शूद्र कहा गया, मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ, ऐसा है। महावंश जो कि बौद्ध साहित्य है, इसमें इनको कहा गया कि ये क्षत्रिय हैं और गोरखपुर के मौर्य साम्राज्य क्षत्रिय कुल के ये जन्मे हैं। परिशिष्ट पर्वन में मिलता है कि ये मोर पालक का पुत्र हैं। मुद्रा राक्षस में इनको कहा गया कि ये शूद्र से उत्पन्न है। राजपूताना गजेटियर ने कहा कि ये राजपूत हैं। तो इसमें बहुत विवादास्पद विषय है। राजनैतिक इतिहास देखें अब चंद्रगुप्त मौर्य का। 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वेच्छाकारी शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर यूडेमस एवं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित करके ये विजय प्राप्त किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। संघर्ष के बाद हुई संधि के अनुसार चंद्रगुप्त सेंड्रोकोट्स और स्ट्रेबो मौर्य को हेरात, एरियन, जस्टिन के कंधार, काबुल आदि ग्रंथों में और बलूचिस्तान के एंड्रोकोट्स, प्लूकार्ट्स प्रदेश प्राप्त हुए। और चंद्रगुप्त जूनागढ़ चंद्रगुप्त ने 500 अभिलेखों में हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलभ्रत के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया, जहां उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई और संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। तो इसमें इनका नाम देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है कहाँ कहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के नाम जो है, जैसे सेंड्रोकोट्स मिला, कहाँ मिला? स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन के ग्रंथों में। और एंड्रोकोट्स कहाँ मिला? प्लूटार्क के ग्रंथों में। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ मिला? जूनागढ़ अभिलेख में। और अब आगे देखिए मेगास्थनीज के बारे में। देखिए मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का दूत मेगास्थनीज 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। तो ये क्वेश्चन भी बना है कितने वर्षों तक रहा, तो 7 वर्षों तक। उसकी कृति इंडिका अप्राप्य है, लेकिन उसके उद्धरणों को यूनानी लेखक एरियन, डायोडोरस, स्ट्रेबो आदि ने अपने लेखों में उद्धृत किया है। उसने पाटलिपुत्र को पालिम्ब्रोथा कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में वर्णित था: कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी और योद्धा। उसके अनुसार भारतीय शिव डायनोसिस एवं कृष्ण हेराक्लिस की पूजा करते थे। और पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य द्वारा संचालित होती थी। मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है। अब चाणक्य के बारे में देख लीजिए। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इनके पिता चणक थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की
रचना की अर्थशास्त्र, जो कि 15 अभिकरणों या खंडों में विभाजित है। इसने 7 अंक बताए। स्वामी, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद, ये क्रम लगाने के लिए यह क्वेश्चन बनता है। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गूढ़ माना। अब हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार, इसको मित्रघात भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करना। वह आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड है। और चंद्रगुप्त मौर्य किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। दिव्यावसान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए अशोक वसुसीम को भेजा। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस ने डायमेकस को अपना दूत बनाकर भेजा, जिसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो किसके दरबार में कौन आया, ये भी पूछा जाता है। सीरियाई शासक बिंदुसार के दरबार में कौन आया? एंटियोकस। और एंटियोकस ने किसको भेजा? डायमेकस को। किसने किसको भेजा, ये भी। और यह आजीवक संप्रदाय से बिंदुसार के अन्य नाम की बात करें तो भद्रसार, ये वायु पुराण में मिलता है। अमित्रचेट्स, ये यूनानी लेखक हैं, इन्होंने इनको कहा कि अमित्रचेट्स। अगला सिंहसेन, जैन धर्म के अनुसार इनका नाम सिंहसेन मिलता है। स्ट्रेबो की रचना से इनका नाम अलिट्रोकेट्स मिलता है। चीनी विवरण से इनका नाम बिंदुपाल मिलता है। और टालमी द्वितीय ने भी डायनोसिस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बना है कि बिंदुसार ने किससे कहा था? एंटियोकस प्रथम से क्या क्या मांगा था? मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। तो इसमें मदिरा, सूखे अंजीर मिला था, एक दार्शनिक नहीं दिए थे। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, परंतु बाद में खल्लाअटक प्रधानमंत्री बना। तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा। अब चाणक्य के बारे में अभी हम देख ही चुके हैं। और अब देखिए टालमी द्वितीय। अब देखिए हम अशोक के बारे में देखेंगे। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व, ये बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर बैठे और ये सबसे महान हुए। महान कहे, राजाओं में सबसे महान यही हुए। अशोक की माता सुब्रदांगी चंपा की एक ब्राह्मण की पुत्री थी। इनकी माता का नाम भी आया है। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला व अवंती के गवर्नर रह चुके हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि उस समय वो कहाँ के गवर्नर थे? तो तक्षशिला एवं अवंती का। शासक बनने से पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। और असंधिमित्रा व कारुबाकी अशोक की पत्नियां हैं। अशोक के अभिलेखों में कारुबाकी एवं पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावसान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। नागदेवी अशोक की एक अन्य पत्नी थी, जिससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। अशोक के अभिलेखों में उन्हें देवनाप्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। अब देखिए अशोक का युद्ध। अशोक के 13वें शिलालेख से हमको पता चलता है, अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। और यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। खारवेल के हाथी गुफा लेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का राजा था। तो किसके अनुसार? खारवेल की हाथी गुफा के अनुसार। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ और उसने धम्म नीति को भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया। युद्ध के पश्चात अशोक नेग्रोथ मतलब अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र के प्रवचन को सुनकर और उससे आकर्षित होकर
बौद्ध धर्म की ओर वह आकर्षित हुआ और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और अशोक बौद्ध धर्म की स्थाविर शाखा का अनुयायी था। तो किसने दीक्षित किया? उपगुप्त ने। अशोक का धम्म क्या है? अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया और यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक और नैतिक नियमों का दस्तावेज हैं। अशोक ने शिलालेखों एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा। किसको भेजा? महेंद्र, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को। 5वें शिलालेख से उसने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने बौद्ध धर्म तीर्थस्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई और यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। और दशरथ ने भी अशोक की भांति देवनागरी की उपाधि धारण की। और वृत्रथ, यह अंतिम मौर्य शासक था। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और नए वंश शुंग वंश की स्थापना हुई। कल हम मौर्य प्रशासन देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार पढ़ते रहिए।